नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जनवरी 2025 का गिरिराज पत्रिका का ये हमारा 5वां पार्ट है। इस बार जनवरी 2025 के 5 पार्ट थे और अब इन पांचों के पांचों पार्टों को कंपाइल कर मैं टेलीग्राम पर आपके साथ जो है वो शेयर कर दूंगा इनकी PDF, ताकि आपको जो है वो रिवाइज करने में हेल्प मिल सके। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं, जितने भी वीक हुए हैं, उन सबको जो है हम गिरिराज पत्रिका में डिस्कस कर चुके हैं और इससे पहले दिसंबर नवंबर महीने की PDF भी टेलीग्राम पर शेयर की जा चुकी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हरिमन शर्मा बिलोंग्स हु रिसेंटली ऑनर्ड विद पद्मश्री अवार्ड 2025। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश के हरिमन शर्मा को जो है वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये जो है वो बोलते हैं कौन से जिले से संबंध रखते हैं। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से जो है ये हरिमन शर्मा जो है वो संबंध रखते हैं और इनको जो है वो पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिला है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जो है वो घुमारवीं क्षेत्र से जो है ये संबंध रखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र में भी, और वहां पर भी जो है वो एग्जैक्टली आपने ध्यान रखना है कि ग्लासी करके जो है वो गाँव आता है जहाँ से ये संबंध रखते हैं। ग्लासी गाँव से ये संबंध रखते हैं और इनके द्वारा जो है वो कौन सी फील्ड में काम किया गया कि इनको जो था ये अवार्ड जो है वो मिला। तो इनके द्वारा एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है वो अच्छा काम किया गया और इसलिए जो है वो इनको ये अवार्ड मिला। एग्रीकल्चर की फील्ड में इन्होंने ऐसा क्या काम किया, तो इन्होंने एप्पल को लेकर जो था वो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। एप्पल को लेकर इनके जो साइंटिफिक रिसर्च थे वो इतने कारगर हुए कि वैसे तो माना जाता है कि जो सेब है वो अपर एरियाज में ही पाया जाता है, परंतु इनके एफर्ट्स जैसे थे कि इन्होंने जो है वो प्लेन एरियाज, जैसे कि बिलासपुर जैसे प्लेन एरियाज में भी जो है वो सेब का पौधा जो है वो लगाया। अब इनका रिसर्च इतना जो है वो कारगर था कि इनके द्वारा सिर्फ बिलासपुर में नहीं, इंडिया के अलग अलग कोनों में जाकर जो था वो सेब लगाया गया। राष्ट्रपति भवन में जाकर इन्होंने सेब लगाए। इनके द्वारा जो था वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर भी जो है वो सेब लगाए गए। इनके द्वारा जो सेब की वैरायटी जो है वो बनाई गई है वो ऐसी वैरायटी है सेब की, ऐसी ब्रीड है सेब की जो कि 40 से 45 डिग्री तक के तापमान में भी जो है वो तैयार हो जाता है उन पौधों में सेब। तो इसलिए इनको ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। लगभग इन्होंने अभी तक 14 लाख पौधे जो हैं वो लगा दिए हैं। तो 14 लाख पौधे बहुत बड़े एक संख्या है अपने आप में ही। इतने पौधे इन्होंने लगा दिए हैं और इसके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। एक और क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी हम, इनसे ही रिलेट वो क्वेश्चन करेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं HRMN99 इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप्ड बाय प्रोग्रेसिव फार्मर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं HRMN, ये जो है वो बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में प्रगतिशील साल द्वारा विकसित की गई किस फसल की किस्म है। तो ये एप्पल की ये जो है वो किस्म है, सेब की किस्म है और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको जो है वो इन हरिमन शर्मा जी के द्वारा ही जो है वो विकसित किया गया है। हरिमन शर्मा ने ही जो है वो इस एप्पल की वैरायटी को जो है वो इन्होंने डेवलप किया है और यही एप्पल की वैरायटी है जो कि 40 से 45 डिग्री तक के तापमान में भी जो है वो लग जाती है। 40 से 45 डिग्री के जो टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी इन पौधों में जो है वो फल लगते हैं सेब के। और इनके द्वारा जो सेब लगाया गया है वो लगभग मैंने बताया कि पूरे इंडिया में 29 जो हमारे इंडियन स्टेट यूनियन टेरेटरीज अलग अलग आती हैं वहाँ पर ये सेब जो है वो लगा चुके हैं। तो इस तरह से जो है वो इनके एफर्ट्स रहे हैं। अब हिमाचल के जब भी किसी व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड मिलता है तो उनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो नेकराम शर्मा है। नेकराम शर्मा को जो था वो इससे पहले पद्मश्री अवार्ड जो था वो जब मिला था तो उनका क्वेश्चन भी एग्जाम में बना। उनके द्वारा जो 9 अनाज की पारंपरिक फसल थी उसको जो है वो पुनर्जीवित करने में जो है वो एफर्ट्स उनके रहे थे, तो इसलिए उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो नेकराम शर्मा कर ऑप्शन में था तो उनको दिया गया था। फिर पूछ लिया गया कि कौन सी फील्ड में उनको दिया गया, तो उनको भी एग्रीकल्चर की फील्ड में ही दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नेकराम शर्मा कहाँ से संबंध रखते हैं, तो वो मंडी जिले से जो था वो संबंध रखते थे। आज हमने हरिमन जी का नाम पढ़ा तो हरिमन शर्मा भी जो है ये बिलासपुर जिले से संबंध रखते हैं। तो इतना सब हो गया यहाँ से याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। रिसेंटली ऑन 25 जन 2025 हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट इट्स डैश स्टेटहुड डे। तो बोलते हैं कि हाल ही में 25 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश ने अपना डैश राज्यत्व दिवस जो था वो मनाया। तो हिमाचल प्रदेश को द्वारा 25 जनवरी 2025 को जो था वो अपना राज्य दिवस जो था वो मनाया गया, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो 25 जनवरी 2025 को हिमाचल ने अपना 55वां नंबर का जो है वो राज्य दिवस जो है वो मनाया।
ये याद रखने वाली बात है कि इस बार का जो स्टेट लेवल का प्रोग्राम हुआ था इस 25 जनवरी का, वो कहाँ पर हुआ था, तो वो बैजनाथ में हुआ था। बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है और बैजनाथ का जो प्राचीन नाम है वो है किरग्राम, इसको किरग्राम भी बोलते हैं। बैजनाथ में जो है वो भगवान शिव का मंदिर है। बैजनाथ शिव टेम्पल जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो आहुका और मनुका 2 भाई थे जिनके द्वारा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो ये हो गया हमारा राज्यत्व दिवस जो 25 जनवरी को मनाया गया उसके बारे में। इसके अलावा हमने जो है वो 25 जनवरी के बाद 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस भी जो है वो मनाया। तो गणतंत्र दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो 76 नंबर का जो है वो गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। 76 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इस बार जो रिपब्लिक डे था उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम था प्रोबो सुबियांतो। वो नाम भी आपने उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो पढ़ रखा है। देखो हिमाचल का ना बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो गठन हुआ था 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हो गया था। 1951 में हिमाचल को जो है पार्ट सी का स्टेट जो है वो बना दिया जाता है, पार्ट सी स्टेट। 1956 में हिमाचल जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है और 1956 से लेकर 1971 तक ये केंद्र शासित प्रदेश बना रहता है और 1971 में इसको फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है और ये भारत का 18 नंबर का 18वें नंबर का स्टेट जो था वो बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में पूछा जा चुका है। तो बोलते हैं रिसेंटली हु हैज बीन क्राउन्ड एज विंटर क्वीन 2025 एट विंटर कार्निवल इन मनाली। तो बोलते हैं कि हाल ही में मनाली में शीतकालीन कार्निवल जो हुआ इसमें बोलते हैं शीतकालीन रानी जो विंटर क्वीन 2025 है वो ताज जो है वो किसको पहनाया गया है। तो ये ताज जो पहनाया गया है 2025 का, ये पहनाया गया है किसको, सुहानी कटोच को। सुहानी कटोच को जो है ये पहनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब सुहानी कटोच को ये ताज जो है वो पहनाया गया है। सुहानी कटोच जो है वो कहाँ से संबंध रखती हैं वो भी पता होना चाहिए। तो सुहानी कटोच का ध्यान रखिए कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से संबंध रखती हैं। इनको विंटर क्वीन 2025 का ये खिताब मिला है। इसमें जो फर्स्ट रनर अप रही हैं वो रही हैं अमीषा ठाकुर करके है नाम इनका, जो सिरमौर से संबंध रखती हैं, फर्स्ट रनर अप हैं। और अदिति नेगी हैं, मनाली की ही हैं ये सेकंड रनर अप जो है वो यहाँ पर रही हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब पेपर 1 में क्या करके क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था वो भी थोड़ी सी गाइड में आपको गाइडेंस यहाँ से देता हूँ। तो उस टाइम विंटर क्वीन पूछी गई थी 2024 की, विंटर क्वीन पूछी गई थी 2024 की। और 2024 की भी आप ध्यान रख लीजिए कि 2024 में ये किताब किसके नाम हुआ था। तो 2024 में ये किताब निशा ठाकुर के नाम जो था वो हुआ था। निशा ठाकुर थी जिनको ये किताब जो था वो उस टाइम मिला था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अलग अलग करके एग्जाम में जो है वो बन जाते हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो हम गिरिराज पत्रिका से या फिर डेली न्यूज़पेपर से इन क्वेश्चन को जो है वो कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं ना हिमाचल के एग्जाम की, तो नेशनल इंटरनेशनल जीके भी एक टॉपिक बनता है जिसमें इंडिया लेवल के क्वेश्चन भी और नेशनल यानी कि इंडिया लेवल के और इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एक, मिस इंडिया 2024 टाइटल जो है वो किसको मिला है। मिस इंडिया 2024 टाइटल जो है वो जीता गया है निकिता पोरवाल के द्वारा। निकिता पोरवाल आपने नाम ध्यान रखना है, इनके द्वारा जो है वो जीता गया है। अब निकिता पोरवाल जो है वो कौन से स्टेट से संबंध रखती हैं, निकिता पोरवाल जो है वो संबंध रखती हैं मध्य प्रदेश से। इन्होंने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता। और मिस वर्ल्ड कर भी जो है वो टाइटल रहता है। तो मिस वर्ल्ड का टाइटल जो था वो किसके द्वारा जीता गया, मिस वर्ल्ड का टाइटल जो था वो चेक रिपब्लिक की जो है वो एक लड़की है जिनका नाम है क्रिस्टीना पिस्कोवा के द्वारा जो है ये जीता गया है मिस वर्ल्ड का। हमने पढ़े भी हैं करंट अफेयर में ये क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज में भी मैंने बताए हैं। तो मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता गया है 2024 का क्रिस्टीना पिस्कोवा के द्वारा। मिस वर्ल्ड का टाइटल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइटल इस बार ये जो इवेंट हुआ था ना मिस वर्ल्ड का इवेंट, ये इंडिया में ही हुआ था, मुंबई में ये इवेंट जो था वो हुआ था, इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से हमने हिमाचल से स्टार्ट किया, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया लेवल पर भी क्वेश्चन हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विल बी कंस्ट्रक्टेड इन ईयर। तो बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र कहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा जो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा उसकी बात कही गई अभी। तो ये कहा गया है कि ये बनाया जाएगा तपोवन में, तपोवन के समीप बनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। तपोवन धर्मशाला में, धर्मशाला के समीप आता है। तो हो सकता है कई बार ऑप्शन में धर्मशाला करके ऑप्शन में दिया गया हो, तो धर्मशाला में ये बनाया जाएगा तपोवन के समीप। अभी जो है वो मुख्यमंत्री गए थे तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि तपोवन के पास 150 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो है वो बनाया जाएगा।
ये कहा गया उनके द्वारा कन्वेंशन सेंटर में बड़े स्तर पर जो है सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, यहाँ से पर्यटन की जो गतिविधियां होती हैं उनको बढ़ावा मिल सकेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। ये बातें जो था वो कही गई। तो इस तरह से है ये इंडिया का जो सबसे बड़ा अपनी तरह का एक लार्जेस्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो होगा वो धर्मशाला के तपोवन के समीप बनाया जाएगा। यहाँ से हम कुछ और भी डिटेल में जानते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए, चाहे वो पेपर 1 है, चाहे हाईकोर्ट का एग्जाम है, या फिर आने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स के लिए, तो आप टाइमली अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप दे सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर। हमारी कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट सीरीज इन सभी एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी जो हिमाचल से रिलेटेड है। हिमाचल जीके को हमने टॉपिक वाइज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया है। नेशनल इंटरनेशनल जीके को भी हमने विद वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया। करंट अफेयर्स भी ऐसे ही है। तो इस तरह की टेस्ट सीट जो है वो आपको अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देने और खुद को एनालाइज करने में जो है काफ़ी हेल्प करने वाली है। टाइमली स्लॉट 1 में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं आप। अब इस तरह का मतलब और भी आर्टिकल डिस्कस किए गए थे, जैसे कि कहा गया था कि दूध प्रसंस्करण जो संयंत्र है वो ढगवार में बनाया जा रहा है। ये ढगवार जो है वो कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। अब दूध के बारे में एक और बात कही गई थी जो हमने पहले क्वेश्चन के रूप में पढ़ रखी है कि दूध पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है वो पहले 32 रुपये मिलता था गाय के दूध पर, अब उसको बढ़ाकर जो है वो 45 रुपये प्रति किलो जो है वो कर दिया गया है, या फिर प्रति लीटर जो है वो कर दिया गया है गाय के दूध पर। भैंस के दूध पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले मिलता था वो 47 रुपये प्रति लीटर मिलता था, अब उसको बढ़ाकर जो है 55 रुपये प्रति लीटर जो है वो कर दिया गया। तो ये भी एक आर्टिकल में कहा गया था। परंतु ढगवार का जो मिल्क यहाँ पर एक प्रसंस्करण संयंत्र बन रहा है वो बार बार चर्चा में आता रहता है, और एग्जाम में फिर जब बार बार ऐसी चीजें करंट अफेयर में आती हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं पर एग्जामिनर क्वेश्चन डाल ही देता है। ढगवार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। और अगर आप गिरिराज पत्रिका को अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जाएगा, इसके लिए बात चल रही है। तो वर्ल्ड का जो सेकंड लार्जेस्ट रोपवे प्रोजेक्ट होगा और इंडिया का ये लार्जेस्ट होगा। वर्ल्ड का तो सेकंड लार्जेस्ट होगा परंतु इंडिया का लार्जेस्ट होगा। तो ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो बनाया जाएगा। शिमला में बनेगा विश्व का दूसरा सबसे लंबा रोपवे और भारत का ये सबसे लंबा रोपवे होगा। विश्व में दूसरे नंबर पर और भारत पर ये पहले नंबर पर जो है वो होगा। शिमला में जो है बनाया जाएगा, इसके लिए भी बात चल रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर डेली वेजेस ऑफ मनरेगा वर्कर्स इन हिमाचल प्रदेश इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹242। तो क्या ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं? बिल्कुल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। पेपर 1 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। उस टाइम मनरेगा की जो दिहाड़ी होती थी वो कुछ और होती थी, परंतु अभी फिर से बढ़ाई गई है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो 240 रुपये से बढ़ाकर जो है वो कितनी की गई है। मनरेगा की दिहाड़ी जो है 240 रुपये से बढ़ा दी गई है और 300 रुपया जो है वो इसको किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना किया गया है? 300 रुपया इसको कर दिया गया है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि 60 रुपया इस दिहाड़ी को जो है बढ़ाया गया है। साथ में ही सरकार कहती है कि बीपीएल परिवारों की जो एक लिमिट आती है उसको भी हमने जो है संशोधन उसमें किया है। वो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था बीपीएल फैमिली का, क्योंकि इस बार 25 जनवरी था ना, तो अलग अलग अचीवमेंट्स बताई गई थी अलग अलग आर्टिकल्स में। तो ये जहाँ से मोटे मोटे तौर पर निकल कर आ रही हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि प्राकृतिक पद्धति से जो उगाए गए गेहूं है और मक्की है उसके ऊपर भी जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। तो प्राकृतिक पद्धति से उगाए हुए जो गेहूं है, गेहूं पर हिमाचल प्रदेश सरकार कहती है कि 40 रुपया प्रति किलो और मक्की पर जो है वो 300 रुपया प्रति किलो जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि प्राकृतिक खेती को और किसानों को जो है वो प्राकृतिक खेती करने के लिए इनक्रेज किया जा सके। अब हिम भोग हिम मक्की आटा कर जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को जो अपना लोकल एक ब्रांड है वो मिल सके और किसान उस आटे को बेच सके। हिम भोग हिम मक्की आटा कर जो है वो उसको नाम दिया गया है। ठीक है। और एचपी सिबा प्रोजेक्ट का एक बार फिर से मेंशन किया गया था कि एचपी सिबा प्रोजेक्ट जो है वो उसके तहत 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो अलग अलग फ्रूट जैसे कि अमरूद, संतरे, लीची, पलम, ये सारे फल जो है वो लगाए जा रहे हैं और यहाँ से 15,000 किसानों को फायदा मिल रहा है। ये जो एचपी सिवा वाला क्वेश्चन है ये लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उससे पहले भी ये पिछले साल कई बार पढ़ चुके हैं हम, और एलाइड के एग्जाम में भी ये एचपी सिवा का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मनरेगा का क्वेश्चन भी ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन। तो ये मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना भी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये योजना कब लॉन्च की गई और हिमाचल कहता है कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो खुद को बनाएंगे, तो इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी? वो लॉन्च की गई थी कब?
अगस्त के महीने में 2023 में अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना क्यों चर्चा में आई? क्योंकि कहा गया कि मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो इस योजना के तहत अभी तक जो है वो 600 हेक्टेयर बंजर पहाड़ियों पर जो है पौधारोपण किया जा चुका है। 600 हेक्टेयर बंजर जो पहाड़ियां थी उनमें जो है वो पौधारोपण किया जा चुका है। और कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 31 मार्च 2026 तक जो है वो टारगेट रखती है कि हम ग्रीन एनर्जी स्टेट जो है वो बनाएंगे। उसकी ओर जो है ये कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। ऊना के पेखुवेला में सोलर पावर प्रोजेक्ट है, तो उस सौर ऊर्जा परियोजना की बात की गई थी कि ये जो ऊना की पेखुवेला परियोजना है वो 32 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो ध्यान रखना है कि ऊना में जो है वो पेखुवेला परियोजना है और ये पेखुवेला परियोजना 32 मेगावाट की परियोजना है। और एक और टारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है दिसंबर 2028 तक का टारगेट। दिसंबर 2028 तक हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो 500 मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन जो है वो करेगा। ये लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है। तो 500 मेगावाट का टारगेट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं बाय व्हाट अदर नेम इज द स्पितियन ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश नोन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो स्पितियन जनजाति है उसको अन्य किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट आता है, परंतु लाहौल के लोगों का कल्चर थोड़ा अलग है, स्पीति के लोगों का कल्चर अलग है। तो स्पितियन जो जनजाति आती है उसको अन्य किस नाम से जो है वो जानते हैं, तो उसको जो है वो भोट भी कहते हैं। भोट ट्राइब के नाम से भी जो है वो उसको जाना जाता है। हम बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की। देखो लाहौल स्पीति की जब भी बात की जाती है तो लाहौल स्पीति का नाम सुनते ही चंद्रा और भागा दो वैलियां आती हैं। ये भी आपने ध्यान रखनी है, जिनको चंद्रा भागा वैली और चंद्रा भागा नदियां भी हैं। चंद्रा भागा नदियां तांडी नामक स्थान पर आकर जो है वो मिलती हैं। और हम बात करते हैं जब स्पीति की, स्पीति में जो है वो अलग अलग टाइप के मैरिज आते हैं। एक यहाँ पर खानदुम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, खानदुम करके जो है मैरिज का टाइप आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो पेरेंट्स की मर्जी के बिना जाकर जो है वो शादी की जाती है। तो ये स्पीति का मैरिज का टाइप जो है वो आ जाता है। एक खुपचाचा करके भी आता है, यहाँ पर उसको भी लिख देता हूँ, खुपचाचा कर आता है। ये जो खुपचाचा कर आता है इसको तसुद तवाक्ची भी बोलते हैं, तसुद तवाक्ची है ये। और ये डाइवोर्स का टाइप जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। तो इस तरह से लाहौल स्पीति में ये डाइवोर्स का टाइप आपने पढ़ लिया। स्पीति जो है ना, स्पीति को मणियों की घाटी भी जो है वो बोलते हैं, वैली ऑफ जेम्स भी जो है वो इसको बोलते हैं। और वैसे तो लाहौल स्पीति की जब भी बात होती है तो उसका हेडक्वार्टर केलोंग में आता है, परंतु जब स्पीति अकेले की बात होती है तो स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो काजा में जो है वो आता है। स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ आता है? काजा में जो है वो स्पीति का हेडक्वार्टर जो है वो आता है। तो ये लाहौल के साथ साथ जो है वो स्पीति का भी आपने सारा जान लिया यहाँ से। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो चलते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन की ओर जो अब हम चलेंगे। बोलते हैं एशिया का सबसे पहला जो पैराग्लाइडिंग स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो सर ये सबसे पहला ऐसा पैराग्लाइडिंग स्कूल है जो कि कांगड़ा के बीड़ में जो है वो स्थापित किया जाएगा। पिछली बार हम इसको MCQ टाइप क्वेश्चन में भी जो है वो पढ़ चुके हैं। पैराग्लाइडिंग बीड़ बिल्डिंग में अच्छी जो है वो होती है, तो बीड़ में जो है वो इस तरह का पैराग्लाइडिंग स्कूल जो है वो स्थापित किया जाएगा। आगे बोलते हैं तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। अब ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है? डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये आती है, परंतु डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आती। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में और भी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा नेशनल पार्क भी आता है। सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आती ही आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो नेशनल पार्क आता है उसका नाम है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जो था वो 2014 में जो था वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। क्या डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक ही नेशनल पार्क आता है, कोई और नेशनल पार्क नहीं आता? तो देखिए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात हो रही है तो बिल्कुल सही बात है कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में एक नहीं, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 2 और नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। एक यहाँ पर खीर गंगा करके नेशनल पार्क आता है, एक यहाँ पर इंद्र किला करके नेशनल पार्क आता है। तो टोटल 3 नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ष 2024 का वैकॉम जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया? तो ये जो वैकॉम पुरस्कार है 2024 का ये दिया गया है देवनूर महादेव को। देवनूर महादेव को ये अवार्ड दिया गया है। बोलते हैं हाल ही में भारत की नौसेना में किन 2 स्वदेशी युद्ध पोतों को शामिल किया गया है? तो अभी भारतीय नौसेना में जो है वो INS सूरत, एक INS सूरत है और एक INS नीलगिरी कर है। इन दोनों को जो है वो शामिल किया गया है। आगे बोलते हैं सोहराई पेंटिंग
किस राज्य के में पाई जाती है, और बोलते हैं सोहराई जो पेंटिंग है वो किस राज्य में पाई जाने वाली स्वदेशी भित्ति चित्रकला है। तो ये सोहराई पेंटिंग जो है वो झारखंड के हाजीरबाग में जो है वो पाई जाती है। क्या पेंटिंग्स के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो अगर आप प्रीवियस पेपर उठाकर देखेंगे ना, तो पेंटिंग्स हो गए, किसी और स्टेट का कल्चर हो गया, उसके बारे में स्पेसिफिक रूप से पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सोहराई पेंटिंग जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी भी कांगड़ा की पेंटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है, वो भी चर्चा में रहती है। आगे बोलते हैं जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। उसको ब्लैक पैगोडा यानी कि काला पैगोडा जो है वो उसको बोला जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। अच्छा, इस तरह के ना 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं 100 ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा और टेलीग्राम पर अभी 1-2 दिनों में उसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर जो है वो कर दूंगा। तो टेलीग्राम पर उस पीडीएफ को देखना आप, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन से करेगी। ये क्विक रिवीजन करके और ये जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन भूलते भी नहीं है। तो मैं वो पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं वर्ष 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ पर बनाया था। तो 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहला किला जो था वो बनाया था। कोचीन में इनके द्वारा सबसे पहला किला अपना बनाया गया था। प्रथम पुर्तगाली यात्री जो होता था ना, वो वास्को डी गामा जो था वो होता था। वास्को डी गामा जो था वो 90 दिनों की समुद्री यात्रा कर जो था वो भारत आकर पहुंचा था। उसने भारत में समुद्री मार्ग को एक तरह से खोजा उसने आकर, और 1498 की बात है, 1498 की बात है कि वो कालीकट जो कि भारत में पड़ता है, वहां पर समुद्र तट पर जो था वो उतरा था, और उस टाइम जैमोरियन जो था वो यहाँ का शासक जो था वो हुआ करता था। तो काफ़ी सम्मान उसको यहाँ पर आकर जो था वो मिला था। फिर बोलते हैं कि जब वहाँ से वो आ रहा था ना वास्को डी गामा, तो बीच में अब समुद्री तूफान भी उसको देखने पड़े थे। उसके साथ जो था वो और भी मेंबर थे, तो उसके साथ जो और भी सहायक थे, उसकी हेल्प करने वाले थे, उन्होंने ना उसको कहा कि हम ना वापिस हो जाते हैं यहाँ से, ना हम नहीं आगे चल पाएंगे। परंतु वास्को डी गामा ने ना उनकी बात नहीं मानी और कहा कि हम जो है वो भारत तक पहुंचकर ही चैन लेंगे। अब ये तो मर जाएंगे बीच में, ये तो भारत तक पहुंच जाएंगे। फिर कुछ लोगों ने ना विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उसने क्या किया था, सब लोगों को बांध दिया था ताकि कोई विद्रोह ही ना कर सके। तो ऐसा भी हुआ था, उसने शिप में ही बांध कर सब लोगों को रखा था, फिर वापिस जाकर छोड़ा था वहां पर जाकर। ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था। आगे बोलते हैं मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन किस वर्ष किया गया था। तो मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम का गठन 1687 में किया गया था। आगे बोलते हैं यहाँ पर मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड किस फसल के खेत में महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। तो मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो चावल के खेत में जो है वो महत्वपूर्ण तत्व जो है वो माने जाते हैं। आगे बोलते हैं बैंडी किस खेल का उप प्रकार है। तो बैंडी हॉकी का जो है वो उप प्रकार है एक। नेक्स्ट में बोलते हैं किस भारतीय राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो कौन से इंडियन स्टेट की सबसे ज़्यादा है। तो वो गोवा की जो है वो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। गोवा की पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हो गई। आगे बोलते हैं विश्व के प्रथम वाटर वेब लेजर का निर्माण किस देश के वैज्ञानिकों ने किया था। तो विश्व के प्रथम वाटर वेब लेजर का निर्माण जो था वो इजराइल के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा किया गया था। अगर आप इजराइल के बारे में कभी पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल न्यूज़पेपर पर आता है, तो इजराइल की ना इरिगेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है। वैसे इजराइल को जो है इरिगेशन टेक्निक के लिए वैसे काफ़ी माना जाता है। आगे बोलते हैं खिलाड़ी एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं। तो ये शतरंज से संबंधित है। बोलते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो सिखों के 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म जो था वो पटना में हुआ था। पटना बिहार में जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में आकर भी ये रुके थे। जब ये पांवटा साहिब आए थे तो उस टाइम वहाँ के राजा कौन हुआ करते थे, मतलब सिरमौर के राजा कौन हुआ करते थे, वो आप कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन देखिए आगे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में बोलते हैं नीता ठाकुर हु वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन्स खो खो टीम बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी खो खो वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा जीता गया। तो बोलते हैं कि खो खो वर्ल्ड कप जो इंडिया के द्वारा जीता गया, इसमें नीता ठाकुर हिमाचल की हैं, ये भी उसका पार्ट थी। तो हिमाचल के कौन से जिले से ये संबंध रखती हैं। पिछला पार्ट था उसमें सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और डिटेल से मैंने इनके बारे में बताया था। अभी आप कमेंट कर बताएंगे। और जो पीडीएफ्स की मैं बात कर रहा था टेलीग्राम पर मिलेंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर अब आपको कंटिन्यूसली पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। जो भी हम अपने लेवल पर प्रोवाइड करवा सकते हैं वो आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। एग्जाम रिलेटेड जानकारी तो यहाँ पर मिलती ही रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।